नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी @5454 यूपी का सुल्तान या देश का भविष्य, ये सवाल आज इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 54 साल के हो गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जब वो 54 साल के हो गए हैं और अगले साल चूंकि विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले 5 सालों के लिए दशा और दिशा तय करने वाले हैं, और सीएम योगी का बढ़ता राजनीतिक कद, उसको देखते हुए ये सवाल यहाँ पर आकर उठ गया है, क्या यूपी के सुल्तान वाकई में सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनका चेहरा यूपी में बरकरार रहने वाला है, या फिर देश के भविष्य के तौर पर भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा है, उस राजनीतिक कद से यूपी से लेकर केंद्र तक सीएम योगी आदित्यनाथ की ही चर्चा है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ सीएम तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। और ऐसे में आज पहले हम बात करें सीधी बात में सीएम योगी के बढ़ते कद को लेकर, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर, देश के भविष्य को लेकर, उसमें योगी की भागीदारी को लेकर। उससे पहले उनका जरा सफर जान लीजिए। 5 जून 1972 को उत्तराखंड, जो कि अब उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है, पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में, तब उत्तर प्रदेश था, पंचूर गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म होता है। आध्यात्म, संघर्ष, राजनीति और सत्ता की कहानी हम आपको बता रहे हैं। उनका मूल नाम यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अजय सिंह बिष्ट है। विज्ञान विषय से स्नातक शिक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राप्त की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, उनका पूरा सफरनामा आपको बता रहे हैं। युवावस्था में गोरखनाथ मठ से जुड़े महंत अवैधनाथ के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। ऐसे में उनके जीवन की जब हम बात करते हैं तो उनके जीवन में जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ बने। गोरखनाथ परंपरा के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संन्यास ग्रहण करने के बाद योगी आदित्यनाथ बने, उनका पूरा सफरनामा हम आपको बता रहे हैं, उनकी पूरी कहानी आपके सामने रख रहे हैं। 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। उस समय सबसे युवा सांसदों में से एक थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 बार सांसद रहे हैं। राजनीतिक कद उनका वक्त के साथ लगातार बढ़ता गया है। लगातार 5 बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व कर पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निभाई है, या ये कहिए कि बनाई है। और ये पकड़ जो है वो अभी तक मजबूत है। हिंदुत्व, धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों, जनसंपर्क शैली से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका बोलने का तरीका, स्पष्ट वाणी, उससे एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। चाहे उनका दंगाइयों को लेकर कोई बयान हो या फिर किसी और को लेकर ही क्यों ना हो। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने उन्हें राज्य की कमान सौंपी। हालांकि उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी तमाम जो पूरी रसाकशी और कहानी है वो अलग सामने आती है। लेकिन 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो 22 में दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर 3 दशक तक यूपी में सत्ता वापसी का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया कि 3 दशक के बाद सत्ता की वापसी हुई थी उत्तर प्रदेश में। ऐसा हुआ। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, धार्मिक पर्यटन को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा है। अपना विजन उन्होंने क्लियर रखा है हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने। अयोध्या राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, महाकुंभ और बड़े विकास प्रोजेक्ट्स के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास की गाथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लिखी है और समर्थकों के लिए सख्त प्रशासक और जननेता, आलोचकों के लिए विवादों के केंद्र में रहने वाले नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। तो यह उनका सफरनामा जो हमने आपके सामने रखा, और उनके सफरनामा के साथ कई ऐसे सवाल भी हैं जो उठते हैं। आज योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं, और जो सवाल उठते हैं वो सवाल भी एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जिस तरह से हमने आपको कहा कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसमें ये सवाल लाजमी है। क्या 2027 का यूपी चुनाव योगी बना पूरा विपक्ष बनने जा रहा है? योगी का बढ़ता राजनीतिक कद की सिर्फ उनके नाम की चर्चा होती है? क्या योगी मॉडल ने यूपी की राजनीति को जाति से हटाकर कानून व्यवस्था और हिंदुत्व पर शिफ्ट कर दिया है? यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। क्या योगी की लोकप्रियता बीजेपी के पारंपरिक नेतृत्व ढांचे को भी प्रभावित कर रही है? क्योंकि योगी अपने नाम से जाने जाते हैं।
बुलडोजर, एनकाउंटर, सख्त प्रशासन योगी की सबसे बड़ी ताकत है या फिर सबसे बड़ा विवाद? क्योंकि एक तरफ इसको उनकी एक ताकत कार्यशैली के तौर पर देखा जाता है, तो दूसरी तरफ एक धड़ा से कंट्रोवर्शियल बनाता है। अयोध्या, काशी, महाकुंभ, एक्सप्रेसवे, निवेश, क्या योगी ने विकास और हिंदुत्व का नया राजनीतिक रंग रूप दिया? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। एक एक कर उन मेहमानों की परिचय भी हम आपसे करा देते हैं जिनके साथ आज करने वाले हैं हम सीधी बात। मकसद सीधी बात का साफ है, योगी @54, और इस मौके पर जानने समझने की होगी कोशिश कि योगी का यूपी में भविष्य क्या है, 2027 में यूपी में क्या देखने को मिलेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, और इसके साथ ही चर्चा होगी कि केंद्र का जो रास्ता जिसको लेकर चर्चा सदैव होती है, क्या वो रास्ता सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आसान है? इतना ही नहीं, चर्चा ये भी करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बढ़ता राजनीतिक कद है, वो बढ़ता राजनीतिक कद क्या सीएम योगी को देश का भविष्य बनाता है? मोदी के बाद आखिर कौन, क्या वाकई में योगी या फिर कोई और? इसी को लेकर चर्चा हमारे साथ करने के लिए हमारे साथ आर.के. मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, नीरज प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। चलिए आर.के. मिश्रा जी के साथ बात करते हुए, आर.के. मिश्रा जी, योगी @54 यानी कि जो कार्यक्रम का हमने नाम भी रखा है, 54 साल के सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। इसके साथ ही उनके बढ़ते राजनीतिक कद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या 2027 को देखते हुए आपको लगता है बीजेपी के सामने जो तमाम चुनौतियां हैं उनसे पार पाना आसान होगा, या फिर ये जो चुनौतियां हैं वो राह को थोड़ा मुश्किल बनाती हैं? देखिए मोनिका जी, यहाँ पर हम जब सत्ता में आए केंद्र के अंदर में 2014 के बाद, तो चुनौतियां कम नहीं थी, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे आतंकवादियों का जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण मिलता था, देश के अंदर में महिमामंडन भी होता था, उनके साथ फोटो खिंचाया जाता था, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो हम लोग देख चुके थे। यूपीए की गवर्नमेंट जब थी उस समय में भी हमने देखा, और समाजवादी पार्टी का जब समय था 2017 से पहले, उसमें भी हम लोगों ने देखा किस तरह से आतंकवादियों के ऊपर से केस हटाने का प्रयास होता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब योगी जी 2017 के बाद यहाँ पे आए, तो सबसे पहले उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता का विश्वास कहीं ना कहीं 2017 से पहले जो डगमगाया हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो कहीं ना कहीं वापसी हुई है, और इसका मुझे लगता है जो कि अनेक उदाहरण हम लोगों के सामने मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, अवैध निर्माण हो, अवैध गतिविधियां हो, या हम कहते हैं जिस तरह से दंगाइयों के ऊपर में एक्शन होना, माफियाओं के ऊपर में एक्शन होना, जो गुंडे मवाली है उसके ऊपर में एक्शन होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 2017 के बाद जो बदलाव आया है वो स्पष्ट नजर आ रहा है, कहीं इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को विकास के राह पर ले जाने के लिए योगी जी ने इतना प्रयास किया है, उसका हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, जो कि किस तरह से एक एक्सप्रेस वे का जाल, एक जो कनेक्टिविटी का जो जाल, कुल मिला के एक तरह से मिश्रा जी हम समझ सकते हैं कि विकास की जो गाथा है वो देखने को मिली सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बढ़ते राजनीतिक कद की जब हम बात करते हैं, तो इस विकास के साथ साथ क्या सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर ना सही, बल्कि इसके साथ संगठन का भी अब एक बहुत बड़ा मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं कि योगी के अलावा आपको यूपी में कोई और विकल्प अब दिखता भी नहीं है? देखिए, बात यहाँ पर विकल्प की नहीं, बात यहाँ पर है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी जी को जब ये भार दिया गया, ये पदभार दिया गया, तो उन्होंने नेतृत्व किस तरह से किया और जनता का विश्वास उन्होंने किस तरह से हासिल किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। बात यहाँ पर ये नहीं है, देखिए भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, इसके अंदर में जो संगठन है, संगठन के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर में जो विश्वास हमने जनता का देखा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो कि अनेक योगी आदित्यनाथ हम हमारे संगठन के अंदर में, और खास करके अगर विकास की जहां तक बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर में हमने देखा जो कि किस तरह से विकास हो, कानून व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, या आप देखेंगे जो कि किस तरह से असामाजिक तत्वों के ऊपर में जो एक कंट्रोल होना चाहिए,
जो उसके ऊपर में एक अंकुश लगना चाहिए, वो हमने करके दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर में। योगी जी के मुख्यमंत्री तो रहते फिर हुए अब जब ये चीज 27 हमने का देखा। चुनाव है तो 27 का चुनाव भी आप अपनी इसी सबसे बड़ी पूंजी के नाम पर लड़ेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा बनेंगे? देखिए, ये तो जब हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद फिर क्या स्थिति बनती है, और ये एक प्रक्रिया है संगठन के अंदर में, उसी के तहत काम होगा। नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता। प्रक्रिया तो है संगठन के अंदर, लेकिन अभी हाल ही में ब्रजेश पाठक जी का भी एक बयान काफी चर्चा का विषय बना, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ के ही निर्देशन में 2027 का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये इसको हम पुख्ता माने, कंफर्म माने कि योगी ही चेहरा होंगे, या फिर ये सिर्फ उनकी एक उम्मीद और उनकी आस है, आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है? देखिए मोनिका जी, मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि जो ब्रजेश पाठक जी का कहना है वो कहीं ना कहीं वो भी संगठन की प्रक्रिया के तहत ही उन्होंने कहा होगा। और मुझे लगता है कि हर एक का बातों का सम्मान करना संगठन के अंदर में ये चीज सिखाया जाता है। निश्चित तौर पर आगे आने वाला समय किस तरह से होगा वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अभी और तस्वीर क्या साफ नहीं है जब आप इस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि जनता तो यही मान के चल रही है कि 27 के लिए भी चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे, लेकिन जब बीजेपी इसको लेकर अगर कश्मकश के सिलसिले में है, कश्मकश के दौर में है, और आप लोग कंफर्म नहीं है, आधिकारिक ऐलान नहीं कर रहे हैं, तो फिर जनता को तो हो सकता है कहीं जनता सोच में ना पड़ जाए कि जिसके नाम पर हम वोट देने की सोच रहे हैं वो नाम तो अब सामने है ही नहीं है। देखिए, एक योगी जी ने मॉडल प्रस्तुत किया है खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर में, और मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें विधानमंडल के जो नेता चुने जाते हैं, जो हर एक वर्ष चुनाव होता है, जब हम चुनाव जीत करके आते हैं तो ये प्रक्रिया हर एक वर्ष होती है। तो मुझे लगता है कि जनता का विश्वास जिस तरह से हम लोगों ने जीता है उसी प्रक्रिया के नहीं, 17 में आप चुनाव जीते, आप जिस तरह से सिचुएशन क्लियर नहीं कर रहे हैं, इस पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अनडाउटेबली वन लाइन आंसर है कि आप कहेंगे कि हाँ भाई 2027 में योगी के ही निर्देशन में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से लंबी लंबी बात कह के उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, अब शंका को देखते हुए तमाम सवाल उठ गए हैं मिश्रा जी। नहीं मोनिका जी, आप जो कहना चाहते हैं, मैं आपकी बातों का, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से हट करके हम कोई भी काम नहीं आपने 17 में जब चुनाव जीता तो 2022 के लिए भी तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया था कि योगी के ही निर्देशन में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और वही हुआ भी। तो अब आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं कि संगठन के बीच जो मतभेद है, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं, वो दरअसल सही है, संगठन में वाकई में मतभेद है, और सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, इनके बीच आपस में ट्रायंगल में बन नहीं रही है, धड़े जो हैं वो जुड़ नहीं रहे हैं। देखिए, संभावनाएं जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। जो प्रक्रिया है उससे अलग हट करके हम लोग कोई ऐसा न वक्तव्य देंगे, न हम ऐसी कोई बात कहेंगे। हाँ, ये जरूर है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को आगे लाने के लिए इतना प्रयास किया है, आगे भी इसी तरह से प्रयास करेंगे, ऐसी आशा है। और जनता को भी ये भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने प्रदेश को बेहतर करने का प्रयास किया है, आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे। ये जनता को विश्वास, चलिए आप आगे भी इस तरह से करते रहेंगे, आप विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अपने व्यक्तित्व में साफ नहीं दिखा रहे हैं उस बात को, न अपने वक्तव्य में दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ही दिशा निर्देशन में 27 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये उन चर्चाओं को, आप माने चाहे ना माने, उन चर्चाओं को बल जरूर दे रहा है कि संगठन के बीच जो सब कुछ है, सरकार और संगठन के बीच में, वो ऑल इज वेल नहीं है। वेल, मूविंग ऑन टू सर्वेश त्रिपाठी जी। सर्वेश त्रिपाठी जी, 17 में सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बीजेपी जीतती है। 22 में बीजेपी एक बार फिर से जीतती है, एक रिकॉर्ड कायम करती है, 3 दशक पुराना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ती है। 22 में योगी का दोबारा आना, या ये कहिए कि बीजेपी का दोबारा आना, क्या हम इसको ये समझे कि जनता ने एसपी के मॉडल को, समाजवादी पार्टी के मॉडल को, शासन मॉडल को खारिज कर दिया कि 22 में दोबारा से योगी को चुना? अब जब 22 में योगी को दोबारा से चुना गया, क्या गारंटी है कि 27 में जनता वो प्रेम वो आपकी तरफ दिखाएगी, आपके शासन मॉडल की तरफ दिखाएगी? कहीं ये ना हो कि वापस से वो जो प्यार है वो वोटों के रूप में योगी के झोली में चला जाए। हमेशा देखिए मोनिका जी, सबसे पहले आपको और अंदर पॉजिटिविटी रखनी, पैनलिस्टों को, अग्रजों को और जनता को नमस्कार। एक बच्चा अपने सर्वेश त्रिपाठी जी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, हम एक बार फिर से सर्वेश त्रिपाठी जी को करेक्ट कर रहे हैं जी। ओवर टू यू सर्वेश त्रिपाठी जी। मोनिका जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, ऑडिबल।
कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲ ਦੇ नीचे, आपकी तरफ से ही कुछ पुल आवाज के आ रही है नीचे जो मुझे। काम कर ओके, रहे मे बी देयर इज सम कनेक्शन एरर, और सर्वेश जी से हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। हम ये जो टेक्निकल इशू है उसको ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं। सो सॉरी सर्वेश जी, हमारी टीम आपसे रिकनेक्ट कर रही है सो दैट कि इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाए जो ऑडियो इशू आ रहा है। नीरज प्रताप सिंह जी के पास तब तक चलते हैं। नीरज प्रताप सिंह जी, आप योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में जिस तरीके से 17 उसके बाद 22, हालांकि पहले योगी का चलिए चेहरा नहीं था। सर्वेश जी ऑडिबल है क्या? सो सॉरी नीरज जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सर्वेश जी अब ऑडिबल है आप? जरा एक मिनट, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, अब मैं सुन पा over रहा to हूँ you. आपको। जी जी, ओवर टू यू सर्वेश जी। मोनिका जी, आपको, सारे अग्रजों को जो को पैनलिस्ट हैं मेरे, और जनता को नमस्कार। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अजय सिंह बिष्ट जी को और योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। वो स्वस्थ रहें और मस्त रहे। ऐसे ही, हाँ, मस्त रहें। हमारे ही जिले से हैं तो हमारे जिले का गर्व है निश्चित ही। और बस उनकी जब गलतियां त्रुटियां होती हैं तो खुद को उस जिले का होने के नाते खराब लगता है, लेकिन आज वो दिन नहीं है। रही बात इसकी, कभी हमारे अग्रज मिश्रा जी बता रहे थे, और जिन जिन पॉइंट्स पे बोल रहे थे मैं उन पे ही बात करना चाहता हूँ, और आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी इसी में निहित है। निश्चित ही 22 में चुना गया उनको, और जनता का जो भी फैसला होता है वो सिरोधार्य है, क्योंकि जनता ही संप्रभु है। लेकिन जिन जिन पॉइंट्स पे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पहली बात जिनकी बात कर रहे थे मिश्रा जी, ये भी लॉ एंड ऑर्डर में एनसीआरबी की रिपोर्ट्स 22-24 साफ बताती हैं कि क्या हुआ है, और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो भी दिखाती हैं। अभी गाजीपुर में जो घटना हुई वो भी इसका परिचायक है कि इनका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। गोरखपुर में जो लगातार हत्याएं हो रही है वो भी इस बात का परिचायक है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो 7 में से 6 जो एयरपोर्ट्स बने थे वो डिसफंक्शनल हैं, ये भी सब जानते हैं। एक अयोध्या छोड़ के डिसफंक्शनल है। एक्सप्रेसवेज की बात कर ले तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 535 करोड़ का घोटाला जो है वो कैग ने ही बोला है, बाकी किसी और की जरूरत नहीं पड़ी, कैग ने ही बोला है। और अभी आपने देखा होगा गंगा एक्सप्रेसवे में गड्ढा अभी से दिखने लगा है, वो भी सबके सामने है। पेपर लीक 89-90 हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, नौकरियां मिल नहीं पा रही। पेपर लीक सरकार के नाम से जाने जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी जब भी ये 27 में जाएंगे उसके बाद। तो ये सारी चीजें हैं जो इनके नाम पे हैं, जो जनता को दिख रही। 69,000 शिक्षक भी इन्हीं के कार्यकाल में रेंगते पाए गए थे कुछ दिन पहले, अभी वो भी याद रहेगा लोगों को। और बहुत सारी त्रासदियां, केंद्र में प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में त्रासदी के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी, ये याद किए जाएंगे। तो इन सब चीजों को, और दूसरी बात, एकमात्र मुख्यमंत्री हमेशा याद किए जाएंगे जिनको भाषाई मर्यादा का दूर दूर तक कभी ख्याल नहीं होता। कभी कभी बहुत हास्यास्पद भाषा का, अभी मैं आपका बाइट शुरू में देख रहा था जब स्टार्ट हुआ था उनका इंट्रोडक्शन, तो स्पष्ट भाषा के लिए जाने जाते हैं, स्पष्ट भाषा नहीं होने के लिए जाने जाएंगे एक्चुअली, कि उनको जब शिक्षा बोलना होता है तो शिक्षा नहीं बोल पाते, इच्छा बोलना होता है तो इच्छा नहीं बोल पाते। लेकिन ठीक है, बाकी जो गाली गलौज है वो अच्छे से बोल लेते हैं। मंत्रोच्चारण में दिक्कत हो जाती है थोड़ी, वो दूसरी बात है, और वो ठीक है, ऑब्वियस है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। और दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बताता हूँ, और भी चीजों के लिए जाने जाएंगे। पीडब्ल्यूडी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, एक आईएएस ट्रांसफर हुए, बहुत बड़ा स्कैम हुआ। उसके बाद जितिन प्रसाद जी के पास, केशव प्रसाद मौर्य जी के पास था पीडब्ल्यूडी, उसके बाद वो जितिन प्रसाद जी के पास गया, फिर मुख्यमंत्री जी 2 साल तक लेके बैठे रहे, जिसका कारण है कि 50% से ज्यादा यूटिलाइजेशन फंड जो बजट एलोकेट होता है, यही एक सरकार है जो 9 साल तक पूरा बजट एलोकेटेड जो होता है वो फंड यूज नहीं कर पाई। 38-40% फंड जो है वापस जाते रहे। बस इन्होंने बजट का वो बढ़ा लिया कि हम 9 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ ऐसे बजट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोला था इन्होंने, तो वो भी लेट मी रिमाइंड यू, इन्वेस्टमेंट इन्होंने अभी एक कंपनी, बहुत हास्यास्पद वो भी था, बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ था सबको, कि 50 लाख करोड़ टर्नओवर की कंपनी थी और उसको 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया था, वापस लेना पड़ा। तो इन्वेस्टमेंट इनके ऐसे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट धरातल पे कितने दिखाई दिए वो जनता जानती है। तो इन सब चीजों के लिए जाने जाएंगे, और इसके नाते जनता निश्चित ही इनको नहीं चुनेगी, और वो साफ। हम केवल विकास की बात कर रहे हैं, विकास से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं। अगर इतनी खामियां हैं सर्वेश जी, तो फिर इतनी खामियों के बाद जनता उन्हें क्यों चुन रही है बार बार? जनता क्यों उनके पीछे भाग रही है, या फिर क्यों योगी योगी के नारे लगते हैं? और यहाँ तक कि अगर आप स्ट्राइक रेट भी देखें, जब सीएम योगी आदित्यनाथ किसी और राज्य में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो वहां पर जिन सीटों पर वो प्रचार करते हैं, अधिकतर सीटें वो जितवा ही देते हैं अपने प्रचार की बदौलत। उनका स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर है, काफी अच्छा है, जबकि इन कंपेरिजन जब हमने बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में अखिलेश यादव को देखा तो वो स्ट्राइक रेट नहीं था। अगर इतनी खामियां, तो जनता के बीच लोकप्रिय कैसे हो गए? नहीं, आखिरी चुनाव जो सामने इन दोनों के बीच हुआ था वो 2024 का लोकसभा चुनाव था। अगर आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, तो जो आखिरी 1-on-1 चुनाव था
प्रॉपर वो 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसमें कौन ज्यादा जनप्रिय था, किसका रिजल्ट, किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा था, वो क्लियर। बाकी जनता जिसको चुनती है वो अपने हिसाब से चुनती है। और बहुत उससे पहले की बात करें तो बहुत स्ट्राइक रेट वाली सरकारें रही हैं, जब भाजपा का नामो निशान नहीं था, और वो आज नहीं है, भाजपा आज सरकार में है। तो राजनीति है, वो हारना जीतना लगा रहता है। बात मुद्दे की हो रही, विकास की हो रही, मैंने बस फैक्ट्स पे बात की मोनिका जी। वो फैक्ट्स अगर तो फिर काउंटर हो जनता जाए ने, लेकिन अच्छा अगर जनता ने नकारने की बात करें तो 22 में क्या ऐसी चीज रही कि जनता ने आपका मॉडल नकार दिया? जब दोबारा से सरकार चुनने की बात आई तो जनता ने क्यों आखिर अखिलेश यादव को, उनकी सरकार को, समाजवादी पार्टी को, साइकिल को क्यों नहीं चुना, क्यों कमल का साथ दिया? देखिए, बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बातें हम जनता तक नहीं पहुंच पाए हों, हमारी कमियां रही हों, हमारे संगठन में कमियां रही हों, ना पहुंच पाए हो, या कोई फॉल्स नैरेटिव हो जो उनको हिट किया हो। इन दोनों पे काम करेंगे हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता। तो अब 27 के लिए क्या आप आश्वस्त हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को आप हरा पाएंगे, या फिर ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी अपने मॉडल के साथ हरा पाएगी? क्योंकि देखिए जो गैप भी है वो अब 10 साल का गैप हो गया है। इस 10 साल के गैप में, और लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में देखिए थोड़ा बहुत अंतर होता है, आप एग्जैक्ट सेम तरीका नहीं कह सकते हैं। तो जनता के मुद्दे अलग होते हैं, सारी चीजें अलग होती हैं। तो इस 10 साल के गैप में क्या आप उस गैप को फुलफिल कर पाएंगे वापसी? बिल्कुल मोनिका जी, मैंने एग्जैक्टली वही मुद्दे बताए हैं आपको, राज्य के ही मुद्दे, विधानसभा चुनाव के मुद्दे बताए, मैंने केंद्र के मुद्दे बताए बिल्कुल। और हम निश्चित रूप से हम अपना पूरा प्रयास, जनता हराएगी, जनता ही हराती है, कोई पार्टी किसी पार्टी को नहीं हराती। तो हम निश्चित जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, और निश्चित ही मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इनको हराएगी। जनता त्रस्त है और वो हराएगी। जी, सर्वेश त्रिपाठी जी का कहना है कि उम्मीद है कि जनता हराएगी, समाजवादी पार्टी को चुनेगी, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। उधर बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ वर्क कर रही है। लेकिन जब हम 2027 की बात करते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की कद की बात करते हैं तो नीरज प्रताप सिंह जी से जरा विश्लेषण हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। नीरज प्रताप सिंह जी, 2017 से लेकर अब 2026 मिड में हम आ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो राजनीतिक कद है वो और जो लोकप्रियता है वो बढ़ी ही है। अब इसे क्या कहा जाए? क्या इसे शासन का प्रभाव कहा जाए, सत्ता का प्रभाव कहा जाए, या फिर वाकई में एक राजनीतिक मॉडल का उदय कहा जाए? सुन पा रहे हैं आप नीरज प्रताप सिंह जी? नीरज प्रताप सिंह जी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। नीरज प्रताप सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, नीरज प्रताप सिंह जी तक हमारी बात शायद पहुंच नहीं पा रही है। नीरज प्रताप सिंह जी से दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है, उनसे दोबारा से संपर्क साधा जाएगा और अपने सवाल नीरज प्रताप सिंह जी से लिए जाएंगे। वापस आर के मिश्रा के पास चलते हुए, आर के मिश्रा जी, आप अभी देखिए योगी का जो नाम है, योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का जो नाम है वो आप साफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, चलिए आधिकारिक ऐलान जब सेंट्रल की तरफ से नहीं हुआ है, संगठन की तरफ से नहीं हुआ है तो हम समझते हैं। लेकिन 2027 का जो चुनाव है वो किसके नाम पर लड़ा जाएगा? क्या आप योगी के ही नाम को लेकर, यानी कि जब जनता के बीच आप जाकर काम गिनाएंगे, मुद्दे गिनाएंगे, तो वो योगी के ही नाम को लेकर गिनाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आएगा और उनके नाम को लेकर तमाम मुद्दे, तमाम काम, तमाम कार्य, यूपी की गाथा, ये सब गिनाई जाएगी? देखिए मोनिका जी, प्रदेश के अंदर में जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी हैं, और निश्चित तौर पर उन्होंने जो काम किया है, नेतृत्व बिल्कुल जैसे उन्होंने अभी तक नेतृत्व किया है पिछले 10 सालों से, उसी तरह से हमने आगे भी उन्हीं के द्वारा जो किए गए काम हैं उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और उसमें भी उसको और बेहतर करने का प्रयास करें। देखिए, पार्टी के अंदर में अनेक योगी जी हैं, मैं तो यही चीज कहना चाहूंगा, जो कि अनेक कार्यकर्ता हैं जो सुयोग्य हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रदेश को बेहतर स्थिति में लाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे आगे भी होता रहेगा। मात्र मैंने केवल सिस्टम की बात की, हमने एक प्रोसेसिंग की बात कर दी, हमने जो प्रक्रिया है उसकी बात की। तो मुझे लगता है जो कि अगर योगी जी 10 सालों से मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कानून व्यवस्था हो, उनका जो एक जो एग्रेसिवनेस है, जो काम करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है,
और प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं लेकिन अपने क्राइम रेट आप तो में बढ़ एक रहा विचार- है, लेकिन क्राइम रेट तो बढ़ रहा है, आप इस पर किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? सर्वेश त्रिपाठी ने भी एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र किया और समय समय पर इस रिपोर्ट का जिक्र होता भी है, आंकड़े हमारे सामने हैं। अब ये जवाब में मत कहिएगा कि यूपी बड़ा सूबा है तो उस बड़े सूबे के अनुसार जो क्राइम है वो भी ज्यादा है, इसलिए रेट ज्यादा है। अनिता जी देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रदेश हैं जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेश है, उसमें से 28.5%, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि डाटा और कहीं पे भी सर्च करके कोई भी देख सकता है, 28.5% और स्टेटों से और प्रदेशों से यहाँ पर क्राइम रेट कम हुआ है। 28.5%, मैं फिर कह रहा हूँ 28.5% हुआ है। मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ। देखिए पहले क्या होता था, 2017 से पहले वहां पर जो भी घटनाएं घटती थी उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता था, एफआईआर ही नहीं होती थी। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे 2017 के बाद या 2017 से पहले, तो वो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है। सर्वेश त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं, आप कह रहे हैं एफआईआर नहीं होती थी। सर्वेश जी आपके टाइम पे पुलिस क्या कर रही थी, उनके रजिस्टर में पन्ने नहीं थे क्या? मोनिका जी, एक तो मुझे ये बताइए कि ये सरकार जो है ये एक बार कन्विक्शन रेट पे अपनी पीठ थपथपाती है, दूसरी तरफ कहती है पहले रिकॉर्ड ही नहीं होते थे। तो ऐसा क्या था कि 2017 से पहले पुलिसिंग थी ही नहीं क्या यूपी में? वही पुलिस वाले अभी रिकॉर्ड करने लगे। पहले ये पूरे सिस्टम पे ऐसा सवाल। दूसरी बात, इनके जब क्राइम रेट घट गए तो वही आंकड़े में बता रहा हूँ, 2022 में महिलाओं पे होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। एनसीआरबी का डाटा है ये। 2024 का भी रिसेंट डाटा जो अभी निकाला है एनसीआरबी ने, 2024 का निकाला, उसमें एससी एसटीज पे और जो है क्या कहते हैं बच्चों पे, इन पे होने वाले क्राइम में टॉप पे है उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश का डेटा, और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, वो सपा ने जारी नहीं किया है। ये इनकी हालत है, और ये कह देना कि इससे पहले तो रिकॉर्ड ही नहीं होता था, तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कागज पे ही चल रही हैं। अभी भी मैंने कहा ना, सात एयरपोर्ट लॉन्च हुए, 7 में से 6 डिसफंक्शनल हो गए, है ना? इस पे भी कुछ जवाब बता दें मिश्रा जी। मिश्रा जी, सर्जिल जी, आपने कहा जो कि पुलिसिंग होता ही नहीं था। मैं ये नहीं कहा जो कि पुलिसिंग नहीं होता था, बल्कि मुझे लगता है जो अपराधी हुआ करते थे उन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, और मुझे लगता है जो कि वो अपनी बातें, जो पीड़ित होता था अपनी बातें वहां पर रिकॉर्ड ही नहीं करवा पाता था। सर्वेश जी, मैं इस चीज को कहना चाहता हूं। मिश्रा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने बताया था ना, मैं बताऊं अब क्या होता है। 2017 में मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री जी आए। मिश्रा जी बताता हूँ कैसे संरक्षण कैसे प्राप्त होता है, बताता हूँ संरक्षण कैसे प्राप्त होता है मिश्रा जी। कि एक मुख्यमंत्री जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, वो अपने ऊपर सारे मुकदमे हटवा लेते हैं। संरक्षण ऐसे किया जाता है, संरक्षण ऐसे होता है। संरक्षण ऐसे किया जाता है, एक मंत्री का पुत्र गाड़ी चढ़ा देता है लोगों पे और उसको पकड़ा नहीं जाता। संरक्षण ऐसे होता है कि मैं बताता हूँ, दुधी से भाजपा विधायक को पकड़ नहीं पाई पुलिस, ये, और वो गैंग रेप का आरोपी जिसको बाद में 25 साल की सजा दी गई, गैंग रेप का एक गैंग रेप करने वाला भाजपा विधायक, उसको नहीं पकड़ा पुलिस ने। आतंकवादियों के ऊपर भाजपा विधायक 25 साल की सजा हुई, बाद में उसको नहीं पकड़ा गया। एक मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, थार चढ़ा देता है लोगों पे, उसको नहीं पकड़ा जाता। ये होता है संरक्षण, ऐसे संरक्षण होता है। मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर मुकदमे हटा लेते हैं, ये होता है संरक्षण। मुकदमे हटाए हैं कि नहीं बताइए, मुकदमे हटाए हैं कि नहीं बताइए मिश्रा जी, मुकदमे हटाए हैं कि नहीं सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर हटाए कि नहीं, मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे हटाए हैं कि नहीं? मिश्रा जी, ठीक है। किसने क्या नहीं किया और किस सरकार का मॉडल ज्यादा सही रहा। नीरज प्रताप सिंह जी हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं और ऑडिबल है। नीरज प्रताप सिंह जी, सॉरी कुछ ऑडियो इशू हो रहा था जिसकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। नीरज प्रताप सिंह जी, 2 सवाल मेरे आपसे। पहला, सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 से लेकर 26 तक वक्त के साथ उनका राजनीतिक कद सिर्फ और सिर्फ बढ़ा है, जो हमने देखा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अब इसे शासन का, सत्ता का प्रभाव कहा जाए या फिर एक राजनीतिक मॉडल का उदय कहा जाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने मिश्रा जी को भी सुना, आपने सर्वेश जी को भी सुना। जब हम वाकई में एक मॉडल की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मुकदमों की, एफआईआर की, क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात को सही माना जाए? देखिए, सबसे पहले तो मोनिका जी नमस्कार, और योगी जी का जन्मदिन है, सब लोगों को बधाई योगी जी का, यशस्वी
हमारे सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। और रही बात क्राइम की, क्राइम तो 2017 से पहले जिस चरम पे था वो तो देखना होगा अतीक अहमद के राज में, जब जाके हमारा सीएम उनके एक डॉगी से हाथ मिला रहा होगा क्रिमिनल के साथ, तो क्या हालात थे और क्या जमीनें कब्जा हो रही थी गरीबों की। एक तो वाकया ऐसा है कि एक सिपाही जब उनके घर पे गया कि वो आपका सम्मान है उसके लिए, उसको उसकी खाल उतार दी गई और चौराहे पे रख दिया गया और सीओ को बोला गया कि उठा लो उसको। तो क्राइम तो जब था और किस तरह से अपहरण की इंडस्ट्री थी। अब रह गई बात कि 2017 से हमारा पर कैपिटलाइज कितना बड़ा है। उस टाइम 54,000 मैक्सिमम होता था, आज 1,20,000 पर व्यक्ति कैपिटलाइजेशन आय हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हुई है, आर्थिक प्रगति हुई है। आज हम भारत के दूसरी इकोनॉमी, भारत में प्रदेशों में 13,000 करोड़ था, आज 13 लाख, अभी 36 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है। क्राइम पे जो अपराधी थे उनको सजा देने का कार्य जो योगी जी ने मॉडल प्रेस किया है, वो पूरे भारत के हर प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारे को सीएम योगी जी जैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं कद तो बढ़ा ही है इसका। कद बढ़ने के बाद विश्वास हुआ है जनता पे विश्वास जमा पाए, जबकि पुरानी सरकार नहीं जमा पाई। वहां पे क्या होता था कि 2-2, 3-3 सीएम, लोग कहते थे 3 सीएम है, अलग अलग चलती थी। कहीं ना कहीं वो खामियां थी। तो जनता कहीं ना कहीं वो कहता था कि भाई यहाँ पे ये इन्होंने भरोसा दिलाया, इन्होंने भरोसा दिलाया, भरोसा के साथ साथ जो भी क्रिमिनल्स था उसको पूरी सजा दी। तो कहीं ना कहीं भरोसा भी उठा हुआ है। और जहां भी आप देखिए योगी जी जो भी बात कहते हैं वो सीधी कहते हैं और क्लियर वो बात करते हैं। तो जनता में ये भरोसा हो चुका है कि ये सीएम, ये लीडर जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा। देखिए क्राइम होता है, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। विषय ये है कि क्रिमिनल्स को सजा मिली कि नहीं मिली, उसके ऊपर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब एक निठारी कांड बहुत बड़ा कांड था। एक पुरानी सरकार के मंत्री थे, बोले इतने बड़े प्रदेश में होता रहता, जबकि उनके बच्चों को काट के मारा गया था, नाली में दबाया गया था, कितना हुआ था। तो ये संवेदनशील चीजें थी, तो उसको ऐसे ही कर दिया गया। तो जनता ये कहीं ना कहीं देखती है। तो मुझे लगता है कि योगी जी पे भरोसा हुआ है और प्रदेश की जनता को नहीं बल्कि भारत के हर प्रदेश की जनता पे उनको भरोसा है। तो उनका कद बड़ा है और वो कहीं ना कहीं उनके भाजपा भी उनके नाम पे ही चुनाव लड़ेगी और उसी तो अगर उनके नाम पर चुनाव लड़ेगी तो फिर आधिकारिक ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है? जब आप अलग अलग मंचों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि 27 के लिए अभी से प्रचार हो, जो देखने को मिलता भी है, चलिए प्रचार पूरा जमकर किया जाता है, तो फिर आधिकारिक नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? और जो ये चर्चा हो रही है कि सरकार और संगठन के बीच में आपस में नहीं बन रही है, यहाँ तक कि सीएम डिप्टी सीएम के बीच में भी आपस में नहीं बन रही है, क्या इन चर्चाओं को इससे बल नहीं मिलता? नहीं, मुझे लगता है कि ये आपस में इनका जो भी संविधान के हिसाब से होता होगा, विपक्ष के या जो भी है लोगों का निकल के आएगा, ये इनका मैटर है, उसमें तो नहीं बोलूंगा। लेकिन जनता जो है, जनता यही चाहती है कि योगी जी के लेकिन जनता के चाहने से सारी चीजें नहीं होंगी ना। जनता चले अगर आप योगी का चेहरा आगे है लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं कर रहे हैं, और जो ये संगठन और सरकार के बीच तू मैमे वाली जो खबरें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, ये तो है नहीं कि जनता उनसे वाकिफ नहीं। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता उनसे बखूबी वाकिफ होती है। अब ये ना हो कि आप ये सोच रहे हो कि योगी को कहीं और सेट किया जाएगा और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर 27 के बाद कुर्सी पर किसी और को बिठा दिया जाएगा। क्योंकि बीते दिन ही हम इसको लेकर चर्चा कर रहे थे मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ थे, तो यही चर्चा निकलकर सामने आ गई थी। अमरदीप त्रिपाठी जी भी कुछ खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, वही हाल आज आपका है। ऐसा है, ये ऐसा रिस्क लेंगे नहीं। नीरज जी का कमेंट लेके मिश्रा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ जी नीरज जी, मुझे लगता है कि ऐसा कोई ये रिस्क लेंगे नहीं, क्योंकि योगी जी की जो नेतृत्व शक्ति है ना, वो उत्तर प्रदेश के जनता बहुत अच्छे से जानती है। और क्या योगी जी को लगता है कि आगे जाकर योगी जी का जो रास्ता है वो सेंट्रल के लिए दिख रहा है, यूपी से केंद्र की तरफ? चाहते हैं
काफी लोग चाहने से चाहते नहीं हैं, होता है, बल्कि होने से जनता होता है ना, चाहने से थोड़े होता। चाहती तो मैं भी हूँ, लाओ अब मैं वो मुख्यमंत्री इनका बन जाऊं, मैटर है, हो थोड़ी वो जाएगा। पर्सनल मैटर है। मेरी पर्सनल राय है कि योगी जी जैसा आगे चल के देश का नेतृत्व कर सकते हैं, देश का नेतृत्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक सवाल, मोदी के बाद क्या योगी, ये भी आकर उठ जाता है। मिश्रा जी, यही सवाल मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि बीते दिन भी ये चर्चा हो रही थी और ये जो रसाकशी देखने को मिल रही है दबी जुबान में सरकार संगठन के बीच में, और बीते दिन भी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ है, ये उनकी भविष्यवाणी थी कि देखिएगा 27 में योगी को आगे रखा जाएगा और बाद में योगी को पहुंचा दिया जाएगा केंद्र और सत्ता में कुर्सी में बैठेगा कोई और। ये सपा की तरफ से भविष्यवाणी थी। सर्वेश जी, रविंद्र जी ने भविष्यवाणी की थी यही। मिश्रा जी से पहले कमेंट ले लेते हैं इस पर। जी मिश्रा जी। देखिए मोनिका जी, देखिए मैंने केवल प्रक्रिया की बात की है और मैं प्रक्रिया से हट करके कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो मुझे लगता है, जो कि कहीं कुछ जाते कि 2027 का चुनाव है और मुझे लगता है नहीं जो कि अभी इस तरह का हम कोई ऐसा कोई शब्द ऐसा कोई वक्तव्य दें जिसके ऊपर में बहस हो या उसके ऊपर में चर्चा है। दूसरी चीज ये है जो कि समाजवादी पार्टी, आपने और हमने सबने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर में कैसे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, जो संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा कितनी बड़ी कवायद हुई। तो आज जो कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं जो कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है, ये समन्वय शब्द पता नहीं समाजवादी पार्टी हमसे ज्यादा वही जानती हो जो किस तरह का समन्वय देखना चाहती है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार नहीं चल रही है या उत्तर प्रदेश के अंदर में भाजपा का संगठन खत्म हो गया है? ऐसा तो है नहीं, वहां पर संगठन भी बहुत अच्छी तरह के तरीके से काम कर रहा है और सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जिसको कानून व्यवस्था के ऊपर में विश्वास है, जनता भी उनके ऊपर में विश्वास जमा रही है। तो मुझे लगता है क्योंकि प्रदेश को बेहतर करने के लिए जो हमारे प्रयास है वो योगी जी के नेतृत्व में, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो आगे जा रहा है और जनता का विश्वास भी हम हासिल कर रहे हैं। रह गई बात आगे 2027 के अंदर में क्या होने वाला है, ये चीज थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंतजार थोड़ा सा करना चाहिए। हमने केवल मोनिका जी प्रक्रिया की बात की है और प्रक्रिया जो संविधान, जो पार्टी के संविधान में लिखा है, बस उसी को लेकर के हम आगे बढ़े। चलिए, आपकी प्रक्रिया की जब आप बात कर रहे हैं तो इंतजार कर लेते हैं, जल्दी जो असल तस्वीर होगी वो सामने आ जाएगी। सर्वेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी क्या पीडीए मॉडल को ही लेकर आगे चलेगी या फिर काट के लिए आप लोगों की कोई एक अलग स्ट्रैटेजी भी होगी या फिर जातियों को ही, जिस तरीके से पीडीए की मैं बात कर रही हूँ, जातियों को ही साधने की कोशिश होगी? देखिए, पहली बात यह है कि जब आप 10 साल कोई एक सरकार रही होती है तो पहली चीज, और बहुत बिना किसी लाग लपेट कर बता रहा हूँ, कि जनता और विपक्ष दोनों के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप पहली चीज ये लेके जाएं कि ये सरकार, इन सरकार की विफलताएं क्या हैं, और वही इवेंचुअली इट गेट्स टर्न्ड इनटू एंटी इनकम्बेंसी। पहली चीज ये है। तो इनकी विफलताओं की लिस्ट इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो एक डिबेट में तो पूरी ही नहीं होनी है। दूसरी बात, जो इनके फॉल्स नैरेटिव्स हैं, अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है किसी भी स्टेट का, उसका ग्रोथ रेट देखा जाए तो वो दोनों में 2012 से 17 में 6.9% था और इनके सरकार में 3.2% रहा है। पर कैपिटा इनकम अभी बात कर रहे हैं तो उसमें 1 लाख का गैप है नेशनल एवरेज ग्रोथ, नेशनल एवरेज से हमारा अभी भी यूपी का, और हम लास्ट में ही आते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो मैंने शुरू में बोली थी उसमें से एक का भी काउंटर नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर की बात जब की जाती है तो यहाँ सब शिक्षित लोग बैठे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में आप देखा जाता है क्राइम हमेशा होता रहा है। क्राइम को रोकने के लिए आप क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं वो देखा जाना चाहिए। तो इनिशिएटिव्स बताने के लिए कुछ नहीं है। आप जब भाजपा वालों सुनते हैं, नहीं हमारे परम पूजनीय योगी जी बस कह देते हैं और हो जाता है, बोल देते हैं, ऐसा हो जाता है, और जब गलतियां होती हैं कहते हैं नहीं अधिकारी काम नहीं कर रहे। जितने स्कैम्स हुए उनको वो अधिकारी के दम पे होता है। पीडब्ल्यूडी में काम नहीं हो पा रहा, वो अधिकारियों की कमी है। कहीं और जो है आपका बजट आता है, हर साल बजट होता है, वो नहीं यूटिलाइज हो रहा तो अधिकारियों की कमी है, योगी जी की नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप चाहे डायल 100 देखें, चाहे 1090 देखें, या आप जो मॉडर्न हेडक्वार्टर पुलिसिंग में देखें, वो इनिशिएटिव्स आपको देखने पड़ेंगे कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए जिसके नाते कोई चीज कम होती है। आप क्या नई चीज शुरू कर रहे हैं जिससे मैंने बोला ना कि आप बस कागज पे आप शुरू कर दे रहे हैं कि 7 एयरपोर्ट शुरू हो गए, जिसमें से एक अयोध्या छोड़ के बाकी 6 ठप हो गए, वो नहीं बताने का कोई। रोड बन गई, उसमें 535 करोड़ का घोटाला हो गया, वो बताने वाला नहीं है। रोड बनते ही टूट गई, पुल बनते ही ढह गए, ये है असलियत इस सरकार की। तो हमें जनता को वही बताना है। रही बात संविधान की, तो निश्चित ही भाजपा
ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, कोई भाजपाई या तो असल भाजपाई नहीं है, वो गोलवलकर को नहीं मानता या भाजपा को नहीं मानता अगर वो संविधान को मानता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बंच ऑफ थॉट्स ने बहुत क्लियरली गोलवलकर साहब ने लिखा था कि मैं संविधान को नहीं मानता, संविधान की जगह मनुस्मृति होना चाहिए, एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। संविधान को भाजपा नहीं मानती आई है, तो हम कोई नैरेटिव नहीं सेट कर रहे थे, हम बस यही बता रहे थे कि संविधान से भाजपा का कोई सरोकार नहीं, और वो एकदम सच है। वही बात हम अभी भी कह रहे हैं। अगर इनके पास इनका रथ जो है, यहाँ पहिया नहीं निकाला गया होता 2024 में यूपी में, तो इनका बिना एक पहिए का रथ चल रहा है, अभी सरकार जैसे तैसे चल रही है, तो निश्चित ही ये संविधान, इन्होंने कोशिश की भी, इन्होंने जब नरेगा की बात की जाए वहां पे जो किया वो भी फेडरल स्ट्रक्चर को चोट थी। यहाँ जब ये डिलिमिटेशन और उन सब की बात करते हैं, महिला आरक्षण पास हो चुका था 23 में, उसको आज तक नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, उसके नाम पे इन्होंने एक और अपनी चीज पूरी करने के नाते वो भी नहीं किया। ऐसे ये संविधान को खारिज करते हैं, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं। संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसका आपके पास क्या जवाब है? फिर मैं नीरज जी के पास जाऊंगी। मोनिका जी, देखिए यहाँ पर हमने नैरेटिव एक शब्द की बात करी थी अपने, जो नैरेटिव क्या होता है, तो शायद सर्वेश जी नहीं समझ पाए होंगे, क्यों इनको पता ही नहीं है जो कि नैरेटिव होता क्या है। क्योंकि ये पीडीए का नैरेटिव तो जरूर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी ने जब पीडीए की जब बात करते थे, उस समय में अल्पसंख्यक के लिए 18% आरक्षण की बात कर रहे थे। तो मुलायम सिंह जी तो हमारे माननीय रहे नहीं, अखिलेश यादव जी का समय आया, उसमें भी उन्होंने पूरा नहीं किया। नैरेटिव ये होता है, पीडीए को कैसे पीडीए आपको पीडीए का तो वोट चाहिए, लेकिन आपने 18% का जो वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया। यही नैरेटिव होता है। ऐसे आपने 2024 के अंदर में किया। राज्यसभा लोकसभा में कितने हैं मिश्रा जी आपके अल्पसंख्यक? 2024 के अंदर में आपने क्या कहा? बताइए, खतरे में एक अल्पसंख्यक बताइए, लोकसभा राज्यसभा में एक बताइए अल्पसंख्यक। ये आपने कहा, लेकिन क्या खत्म हुआ? क्या खत्म हुआ? कोई अल्पसंख्यक है? आपके अनेक प्रवक्ता, अल्पसंख्यक कितने हैं आपके सदन में? अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं आप, कितने हैं आपके अल्पसंख्यक? कितने मिश्रा जी सदन में? लोकसभा में बताइए कितने अल्पसंख्यक? आप अल्पसंख्यक के लिए तो मैंने कोई नारा ही नहीं दिया। आपने नाम लिया, नारा आपने दिया है ना, आपने नारा दिया है ना पीडीए का। अरे भाई, पीडीए का नारा तो आपकी काउंटिंग में अल्पसंख्यक आते नहीं है क्या मिश्रा जी? नहीं है ना जवाब। ये है असलियत भाजपा, ये है असलियत भाजपा। पूरा किया ये फैक्ट से बात करें। मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक की हम बात ही नहीं कर रहे, तो आपकी काउंटिंग में, आपके वक्तव्य में अल्पसंख्यक कहीं आते ही नहीं है क्या? फिट ही नहीं होते क्या? पीडीए का नारा हमने नहीं दिया है ना मोनिका जी, पीडीए का नारा तो इन्होंने दिया। तो आखिर इन्होंने पीडीए के लिए क्या किया? आप विरोध करते पीडीए के लिए क्या किया? 2017 से पहले, अरे भाई सुनिए, 2017 से पहले आप तो सरकार में थे, पीडीए के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया? पिछड़े दलित के लिए आपने क्या किया? मिश्रा जी, क्या किया वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हम पीडीए को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके नैरेटिव के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये जाता है कि आप पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के खिलाफ बोल रहे हैं। जरा सोचकर बोलिए, क्योंकि अगर आप उनके नैरेटिव को गलत बोल के बोलेंगे तो ऐसा लगेगा लोगों को कि आप इनके खिलाफ हैं, पीडीए के खिलाफ आप जा रहे हैं। वो तो खुलकर जाति की राजनीति कर रहे हैं। माननीय सांसद है इकरा हसन जी, आपने कहा पीडीए मतलब पिछड़ा दलित आदि आबादी। माननीय सांसद हमने ये कहा है इकरा हसन जी, आपने एक नाम बताया बताया, मोनिका जी, एक ही नाम बता दीजिए। नहीं है मिश्रा जी, सर्वेश जी आपसे सवाल कर रहे हैं। मिश्रा जी, सर्वेश जी सवाल कर रहे हैं। माननीय सांसद है इकरा हसन जी, अल्पसंख्यक भी हैं, महिला भी हैं, आप एक नाम बताइए, एक अल्पसंख्यक महिला का नाम बता दीजिए, पुरुष बता दीजिए। चलिए सदन में ये मतलब आधी बात, अरे भाई मैं आधी आबादी की बात कर रहा हूँ भाई, आप चिढ़ क्यों रहे हैं? आपने अल्पसंख्यक शुरू किया था, अल्पसंख्यक आधी आबादी की बात कर रहा हूँ भाई, 16%। आधी आबादी की बात कर रहा हूँ। एक नाम, ये का मतलब अल्पसंख्यक का एक नाम, अल्पसंख्यक विरोधी है क्या? अल्पसंख्यक विरोधी है क्या? तो आप क्या अल्पसंख्यक को काउंट ही नहीं कर रहे हैं क्या? अगर आप पीडीए में चेंज कर देते हैं, एक सेकंड मिश्रा जी, अगर आप पीडीए की एक सेकंड, वो तो खुलकर पीडीए का फुल फॉर्म बताते हैं, समाजवादी पार्टी खुलकर पीडीए का फुल फॉर्म बताती है, खुलकर कहती है हाँ भाई हम कर रहे हैं जाति की राजनीति, हम कर रहे हैं पीडीए की बात। लेकिन अगर आप पीडीए में ए को चेंज कर देते हैं, सुनिए, आप ए को चेंज कर दे रहे हैं तो यानी कि आप अल्पसंख्यकों को काउंट कर ही नहीं रहे। तो क्या आपको मुस्लिम समाज
समाज का, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? क्या आप उन्हें साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? क्या फिर से आप 80 बनाम 20 की लड़ाई लेकर आ जाएंगे? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इनका परिभाषा अलग है, हमारी परिभाषा अलग है। आप ज्ञान पर मतलब ये चलते हैं। आप ज्ञान पर चलते हैं। अल्पसंख्यक कह रहे हैं, हम ये कहते हैं पिछड़ा, दलित, आधी आबादी की बात करता हूँ। मुझे तो लगा था आप ज्ञान की बातें करते हैं। अभी तक तो ज्ञान आ रहा था, उस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ज्ञान बोला था, लेकिन आप पीडीए की फुल फॉर्म चेंज करके यानी कि समाजवादी पार्टी की काट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो काट में हम ज्ञान को देख रहे थे, पर चलिए आप नया पीडीए लेकर आ गए हैं। मोनिका जी, मैंने तो अपनी परिभाषा बताई है। हमने पीडीए का, हम इनके परिभाषित, यही तो कह रहा हूं मैं। अल्पसंख्यक के लिए इन्होंने क्या किया, पिछड़ा दलित के लिए इन्होंने क्या किया जब इनकी सरकार थी? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि हमको प्रश्न, आप हमसे प्रश्न करके, हमने पिछड़े दलित के लिए आयोग का गठन किया, हमने पिछड़े दलित के लिए आयोग का गठन किया, हमने आयोग का गठन किया, हम 33% हमारा आपसे ज्यादा है, लेकिन आप तो नहीं करे। हमारा आपसे ज्यादा है। अल्पसंख्यक रिप्रेजेंटेशन आप एक नहीं बता पाएंगे, एक नहीं बता पाएंगे, एक अल्पसंख्यक नहीं बता पाएंगे, एक अल्पसंख्यक नहीं बता पाएंगे, एक अल्पसंख्यक मिश्रा जी एक बता, केवल नारा देने से नहीं होगा। चलिए, उनके पास नाम नहीं है सर्वेश त्रिपाठी जी, समझ में आ रहा है कि उनके पास नाम नहीं है। आरके मिश्रा जी, समझ में आ रहा है कि नाम नहीं है आपके पास, ठीक है। आप अपने तरीके से अपने अनुसार फुल फॉर्म जो है वो चेंज कर रहे हैं। नीरज प्रताप सिंह जी, दोनों की बातें आपने सुन ली। यहाँ पर अभी तक तो हमने थोड़े दिनों पहले ज्ञान सुना था सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख से, उससे कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ज्ञान की बात की थी। लेकिन चलिए, यहाँ पर आज एक नया पीडीए आ गया है। अब जनता किसके पीडीए को चुनेगी? समाजवादी पार्टी के पीडीए को चुनेगी या बीजेपी के पीडीए को चुनेगी? ये समझ से थोड़ा परे हो रहा है। अल्पसंख्यक किसके पाले में जाता दिख रहा है? देखिए मोनिका जी, एक चीज तो मान के चलिए कि मैं अगर पीछे की बात करूं तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जो राजनीति करते थे वो करते थे मुसलमान और यादव, दो राजनीति रहती थी। अभी क्या ये नया पीडीए आया, लेकिन नया पीडीए आ तो गया, जो पुराने पाप हैं वो तो यहाँ आएंगे ना। अब पिछड़ा, इनके ही नेता पिछड़े को अंगुली दिखा के कहते थे एक ऐसी मूर्ति है जिसकी अंगुली खड़ी होती है और वो ये कहता है कि ये सारी जमीन हमारी है और वो जमीन घेर के बैठा हुआ है, तो वो भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनके ही राज्य में सबसे ज्यादा दलित की जमीन कब्जा हुई, ये रिकॉर्ड है, उठा के देख लीजिए, तो वो भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने बना ली, आपके बनाने से नीचे की जनता तक, पिछड़ा तक आप पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे ये देखना पड़ेगा। अभी इनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो बयान दिया ब्राह्मणों को लेके, जो कास्टिज्म को लेके बयान दिया, उसमें ब्राह्मण को लेके तो बहुत असख्त कहे। अब तो वो पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे। अब रह गई बात भाजपा की, भाजपा को मुसलमान वोट देता है या नहीं देता, कितने परसेंट देता है, 1-2% देता होगा। तो विपक्ष की जो राजनीति चलती है मुसलमान और ये पीडीए के साथ चलती है। अब पीडीए में पिछड़े के साथ जो आपने पाप किए हैं, आपने उसका जवाब, तो वो पाप तो आपके सामने आएंगे ना। वो जब राज्य रहा 2000 से 14 से 17 उठा के देख लीजिए, इनके 3 चीफ मिनिस्टर थे, 3 चीफ मिनिस्टरों ने क्या किया, मंत्री ने भी क्या किया। अब तो कहीं ना कहीं आप पंडितों को, ब्राह्मणों की बात करो तो उस पर भी कहीं बयान नहीं आया। मैंने अतीक अहमद के लिए पूछा, उस पर भी बयान नहीं आया। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो है, योगी जी के राज में जनता को ये हो पाया, अगर कोई भी समस्या गरीब की पहुंची है उस पे उसे सोल्यूशन मिला है, और जो भी क्राइम किया है उस पे मिला है। और मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि जो बता रहे थे कि ये घोटाले हुए, उस पे कोर्ट क्यों नहीं गए विपक्ष को? जाना चाहिए था कोर्ट। आप सिर्फ कह देने से कि वहां घोटाला हुआ, वहां घोटाला हुआ, अरे भैया कोर्ट पड़ा हुआ है, आप सबूत लेके वहां जाइए और इनको करिए। तो सिर्फ आप यहाँ पे बोल के ही पीछा छुड़ा लो और ऐसे कर लो, ऐसे जनता विश्वास करने वाली नहीं है। ठीक है, सर्वेश जी जवाब देना चाहते हैं। जी सर्वेश जी। देखिए, एक तो मोनिका जी ठीक है, भाजपा प्रवक्ता कई हैं, लेकिन मैं जवाब दे दूं। पहली बात यह है कि पंडितों की बात आई, ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीय, हमारे प्रवक्ता ने जो कहा, हालांकि वो कॉन्टेक्स्ट अलग था, उन्होंने बहुत क्लैरिफिकेशन दिया, बिना किसी शर्त माफी मांगी। इट टेक्स अ लॉट कि आप आके टीवी पे और माफी मांगे, जबकि उनका कॉन्टेक्स्ट ऐसा था, मैं भी मेरे नाम के आगे भी वही लगा हुआ है। तो मुझे बिल्कुल, मैं जानता हूं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था,
और क्या कहा था उसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया और उनको साफ कहा, हमारे पार्टी पेज से भी जारी हुआ था कि कोई भी ऐसा बयान न दिया जाए। लेकिन आज की बात बता रहा हूँ मैं, आजकल में ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ हैं, उन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय जो है ये पूरा ही ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए ही बना है। नाथ संप्रदाय मतलब योगी आदित्यनाथ जी के मठ की बात कर रहे थे। उस पे कोई बयान अभी तक नहीं आया है सरकार का। सरकार के साथ है ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री हैं उनके। चलिए उसको खैर वो छोड़ देते हैं। रही बात इनकी बाकी चीजों की, तो कैग, अगर कैग जो होता है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने कहा है घोटाला है, उसके बाद उस पे कोर्ट में नहीं जाया जाता। मैं सुबह शाम कोर्ट में ही रहता हूँ, उस पे कोर्ट में नहीं जाया जाता, वो सामने डॉक्यूमेंटेड है। इन्होंने दलितों पे जमीन का वो किया, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। मैं जो कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड है। 535 करोड़ का घोटाला साफ साफ कैग ने बोला है कि सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में किया है, और वो रिपोर्ट कैग ने दे दी, उसमें कोर्ट में नहीं जाया जाता, वो फाइनल वर्डिक्ट होती है कि वो स्कैम कैसे हुआ, वो भी पूरी तरीके से कैसे कैसे ओवर बजटिंग हुई है, वो सब लिखा हुआ है। तो पहले जो भी आपको डिफेंड करना है बहुत अच्छी बात है, डिफेंड करिए, लेकिन फैक्ट्स पे करिए। केवल कुछ भी बोल देने से कुछ नलीफाई नहीं हो जाएगा कि आपको जब ये नहीं मिल रहा, मैंने कहा वो पहले अल्पसंख्यक आप ले आते हैं अपने से, फिर अल्पसंख्यक, मैं शुरुआत से फैक्ट्स पे बात कर रहा था, उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है वहां गायब हो जाता है, फिर दूसरे भाजपा प्रवक्ता आते हैं, वो दूसरी कहानियां बताते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता। कोर्ट में, अच्छा सुनिए, एक अभी इन्होंने बोला था, मैं कोर्ट की बात बताता हूँ मोनिका जी। इन्होंने कहा, नीरज भैया ने कहा कि फैक्ट पे बात करती है और दूसरा अनफैक्ट पे बात नीरज भैया करती ने है। कहा कि एक आदमी की खाल उतार ली गई थी, वो तो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम था ना, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम हुआ तो स्टेट कभी भी फाइल खोल सकती है। कितने लोगों को जेल पहुंचा दिया योगी जी के खतरनाक वाली सरकार ने, अब तक यही बता रहे हैं। कितने लोगों को उसमें सजा हो गई जहां खाल उतार ली गई थी। स्टेट के अगेंस्ट क्राइम कभी भी खोल सकते हैं। तो ये झूठी कहानियां, झूठी कहानियों पर कोई सिर पैर नहीं कौन होता। सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन नैरेटिव गढ़ रहा है, कोई वाकई कौन असल में सही बात कह रहा है, ये तमाम जो फैसले हैं वो जनता के हक में है। जनता ही इसका फैसला करेगी, जनता जनार्दन ही सबसे सर्वोपरि है, और 2027 में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना अपना समय दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। तो 27 में क्या होगा ये वक्त अपने आप बता देगा। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।